नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले हैं विद्यार्थी। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की और सॉल्व करने वाले हैं विद्यार्थी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाएं। शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का ऐप मिलेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। बेहतरीन जो है एग्जाम प्रिपरेशन का ये इंपॉर्टेंट ऐप है। हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस एमसीक्यू सेशन का, A client is receiving digoxin and is ordered to continue taking the drug after discharge. The nurse is primarily concerned with, एक मरीज है जो रिसीव कर रहा है एक दवाई जिसका नाम है डिजॉक्सिन और ऑर्डर की गई है कंटिन्यू टेक लेना है दवाई को डिस्चार्ज के बाद में। तो पहला कंसर्न इश्यू क्या रहेगा इस कंडीशन के अंदर? व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इश्यू? मॉनिटरिंग वाइटल साइन एनकरेजिंग ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, taking the apical pulse before drug administration and teaching the client how to count the pulse rate, observing the client to return of normal cardiac conduction pattern and for adverse effect of the drug, and assessing the client for changes in cardiac rhythm and planning activities at home based on tolerance। 4 तरीके के ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिजॉक्सिन दिया जा रहा है डिस्चार्ज के बाद में, क्या इंपॉर्टेंट वहां पे आपका कंसर्न इश्यू रहेगा? और कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट चीज है, डिजॉक्सिन दवाई जो होती है एक आइनोट्रोपिक एजेंट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है, लेकिन नेगेटिव कॉर्नोट्रोपिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब होता है ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तो बढ़ाता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तो बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन ये हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज करता है। इसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो डिजॉक्सिन दवाई जो है वो ब्रेडिकार्डिया करती है। अब जब ये दवाई ब्रेडिकार्डिया करेगी तो हमें हार्ट रेट को असेस करना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा कि वी हैव टू ऑब्जर्व द क्लाइंट, वी हैव टू टेकिंग द एपाइकल पल्स बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमें दवाई को देने से पहले क्या चेक करना है? पल्स चेक करना है, एपाइकल पल्स चेक करते हैं और टीच करते हैं क्लाइंट को कि उसको कैसे काउंट करता है पल्स रेट को। और अगर वहां पे हार्ट रेट जो है वो ब्रेडिकार्डी को, मतलब ब्रेडिकार्डिया हो, एडल्ट है तो हार्ट रेट 60 से कम, चिल्ड्रन है तो 70 से कम और इन्फेंट है तो 90 to 110 से कम अगर हार्ट रेट है तो डेफिनेटली हमें उस क्लाइंट को जो है डिजॉक्सिन जो मेडिकेशन है वो विदहोल्ड करनी पड़ेगी। तो हार्ट रेट, एपाइकल पल्स जो है उसको काउंट करना सिखाना जरूरी रहेगा जिस भी मरीज को आप डिजॉक्सिन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपोर्टेंट और एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने जैसा क्वेश्चन कि एक मेल है जिसकी उम्र है 30 साल और उसको नाइफ इन ए स्ट्रीट फाइट इज नाउ इन द आईसीयू, है ना, चाकू से इंजरी हुई है गली में लड़ाई करते समय और अब आईसीयू के अंदर है। असेसमेंट में उसकी कंडीशन रिवील की तो सिम्टम आ रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सेलो हो रहा है, रैपिड हो रहा है, पैराडॉक्सिकल पल्स है उसकी और 15 सेंटीमीटर H2O उसका सीवीपी है, बीपी उसका 90 mm ऑफ Hg है, सिस्टोलिक और स्किन कोल्ड और पेल है, यूरिन आउटपुट 60 to 100 है ml/h लास्ट 2 घंटे का। इस एनालिसिस सिम्टम के आधार पे नर्स जो है वो क्या डायग्नोसिस बनाएगी, क्या कंक्लूजन बनाएगी कि मरीज को कौन सा प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा डाटा दिए हुए हैं, आराम से समझिएगा, है ना। रैपिड पैराडॉक्सिकल पल्स, रैपिड और सेलो रेस्पिरेशन, 15 सेंटीमीटर H2O सीवीपी, बीपी 90, सिस्टोलिक, स्किन कोल्ड एंड काम, यूरिन आउटपुट 60 to 100 लास्ट 2 आवर्स में। इन डाटा के आधार पे मरीज जो है उसमें कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है? हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियक टेम्पोनेंट, वुंड डिसेंस, एटिलेक्टेसिस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। देखिएगा सारे के सारे सिम्टम हार्ट से रिलेटेड और हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये लंग्स की बीमारी तो नहीं है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स, तो एटिलेक्टेसिस तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। तो एटिलैक्टोसिस तो नहीं होगा। और वुंड डिहिसेंस का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन के बाद में वुंड के जो सूचर लाइन है उनमें दोनों एज का सेपरेट हो जाना डिहिसेंस कहलाता है। और वहां से कोई अंदर की आंत का बाहर आ जाना एविसरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एविसरेशन। तो एक होता है वुंड डिहिसेंस और दूसरा होता है एविसरेशन। ये दोनों ही पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों तो हो गए फ्लॉप कि आपका ना तो एटिलैक्टोसिस है ना वुंड डिहिसेंस है। अब बात करते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट और हाइपोवोलेमिक शॉक की। तो दोनों में से एक आंसर यहाँ पे बनेगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की हाइपोवोलेमिक शॉक, कुछ ने कार्डियक टेम्पोनेंट। पर हाइपोवोलेमिक शॉक में यूरिन आउटपुट जो होता है वो पर ओवर लेस देन 30 ml हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। 2 घंटे में 60 to 100 है, मतलब 30 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हाइपोवोलेमिक शॉक भी नहीं हो सकता। तो ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये कार्डियक टेम्पोनेंट है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये कार्डियक टेम्पोनेंट वाली कंडीशन है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही एग्जैक्टली आइडिया लगाया। सिम्टम बहुत क्लियर है, याद रख लीजिएगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज नहीं होता है कार्डियक टेम्पोनेंट में, बाकी सारे सिम्टम सेम है। और कार्डियक टेम्पोनेंट को समझना आसान है कि कार्डियक मतलब हार्ट, टेम्पोनेंट मतलब टूपा लग गया। तो हार्ट को जब टूपा लग जाता है इस कंडीशन को कार्डियक टेम्पोनेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेंट। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट के साथ में आप एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने के काबिल बन सकते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट आपको जो डिलीवर हो रहा है उसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि लोगों की हम मदद कर सके। मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन। एक मरीज है जिसका उम्र है 60 साल और उसको क्विनिडीन जो है उसके ऊपर हमने रखा है। क्विनिडीन एक ड्रग है जो डिक्रीज करती है मायोकार्डियक एक्साइटेबिलिटी को, उस पर हमने रखा टू प्रिवेंट एट्रियल फिब्रिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने मरीज को क्विनिडीन पे रखा। ही आल्सो हैज किडनी डिजीज, और उसको किडनी की बीमारी भी है। द नर्स इज अवेयर दैट दिस ड्रग व्हेन गिवन टू द क्लाइंट विद किडनी डिजीज में, अगर किडनी डिजीज वाले मरीज को ये दवाई अगर हम देते हैं तो उस मरीज में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। पहला है कोज कार्डियक अरेस्ट, कोज हाइपोटेंशन, प्रोड्यूस माइल्ड ब्रेडिकार्डिया, और बी वेरी टॉक्सिक इवन इन स्मॉल डोजेस। दवाई का नाम है क्विनिडीन। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज करती है, एट्रियल फिब्रिलेशन को प्रिवेंट करना है। तो ये किडनी डिजीज वाले मरीज में हम नहीं दे सकते, क्योंकि किडनी डिजीज वाले में क्या कर सकती है, जो आप लिखेगा ये दवाई अगर किडनी डिजीज वाले मरीज को अगर आप देते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करती है, एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करती है। और अगर रीनल डिजीज वाले मरीज में आप दे देते हैं ये दवाई, तो ये दवाई कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। करेक्ट आंसर है ए, इट कैन कोज कार्डियक अरेस्ट। ए इज द करेक्ट वन, द मेडिकेशन कैन कोज कार्डियक अरेस्ट। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। मैं लेके चलता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। एक नर्स ने ऑब्जर्व किया क्लाइंट को कार्डियक मॉनिटर में और वहां पे मिल रहा है ए सिस्टोल। क्या मिला आपको? ए सिस्टोल। दिस डिसएरिथमियाज रिक्वायर नर्सिंग अटेंशन बिकॉज द हार्ट इज, ये जो डिसएरिथमियाज है, किस नाम का डिसएरिथमियाज है? ए सिस्टोल के नाम का। ये डिसएरिथमियाज जो है वो किसको इंडिकेट करता है? पहला है नॉट बीटिंग, सेकंड है बीटिंग स्लोली, थर्ड है बीटिंग इरेगुलरली, फोर्थ है बीटिंग वेरी रैपिडली। 4 ऑप्शन लिखे हुए। कंडीशन हो गई है ए सिस्टोल। तो ए सिस्टोल का क्या मतलब है? कंडीशन हो गई ए सिस्टोल, कार्डियक डिसएरिथमियाज, कंडीशन हो गई ए सिस्टोल, और मतलब है नॉट बीटिंग। ए सिस्टोल का मतलब है द हार्ट इज नॉट बीटिंग। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। ए सिस्टोल का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ हार्ट रेट, मतलब हार्ट बीट ही नहीं कर रहा है, स्लो बीट कर रहा है, उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। जब हार्ट स्लो बीट करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडी मतलब स्लो, कार्डिया मतलब हार्ट बीटिंग इरेगुलरली को बोलते हैं डिसएरिथमियाज। तो इरेगुलर अगर बीट होती है हार्ट की तो उसको डिसएरिथमियाज कहते हैं, और बीटिंग वेरी रैपिडली इसको क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। फास्ट हार्ट वेरी रैपिड, इसको टेकीकार्डिया कहते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, स्लो, फास्ट, और इरेगुलर डिसएरिथमियाज। 3 यहाँ पे कंसेप्ट है। नॉट बीटिंग को ए सिस्टोल कहते हैं। ए सिस्टोल का मतलब नॉट बीटिंग है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मैं आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है नर्स ऑब्टेन करी है डाटा थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरांस, बर्गर डिजीज बोलते हैं इसको। बर्गर डिजीज के डाटा ऑब्टेन करी है नर्स।
नर्स एक्सपेक्ट कर रही है क्लाइंट में क्या डेमोस्ट्रेट करेगा, क्या रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर मरीज में थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटेरांस है, बर्गर डिजीज है, तो क्या डाटा एक्सपेक्ट करते हो आप, मरीज में क्या देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है अर्ली फैटिग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, कंटिन्यू क्लाउडिकेशन, जनरल ब्लैंचिंग ऑफ स्किन एंड इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, बर्निंग पेन आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, और बर्निंग पेन प्रिसिपिटेड बाय कोल्ड एक्सपोजर, फैटिग, ब्लैंचिंग ऑफ द स्किन। मरीज को हो चुका है थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटेरांस, बर्गर डिजीज, जिसका मोस्ट कॉमन रीजन रहता है स्मोकिंग। बर्गर डिजीज होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या रहता है, स्मोकिंग। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस मरीज में क्या डेमोस्ट्रेट करेगा, वो रिपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, बर्निंग पेन आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, दैट इज द करेक्ट वन। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन होगा, बर्निंग और पेन होगा कोल्ड में एक्सपोजर के बाद में। क्यों? क्योंकि जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनमें पेरिफेरल एरिया में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, थ्रोम्बस बन जाते हैं, ब्लड की सप्लाई वहां पे नहीं होती है। ब्लड की सप्लाई नहीं होने की वजह से उसको एक तो पेन होता है, इसको इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन कहते हैं। जब आप आदमी चलता है तो उसको दर्द का एहसास होता है, उसमें बर्निंग देखने को मिलती है, जलन देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो नर्व इरिटेशन होता है। और कोल्ड के एक्सपोजर के बाद में मरीज को पेन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी। ये सारे के सारे डाटा जो है वो बर्गर डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो किसी भी क्लाइंट में देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और शेयर जरूर करें। अगर आपकी ये कंटेंट मदद कर रहा है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हम मदद कर पाए। इंसान है, इंसानियत के नाते मदद करना बनता है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ध्यान से सुनिएगा। एक क्लाइंट है जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट पल्मोनरी एडिमा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पल्मोनरी एडिमा टू बी एसोसिएटेड विद, किस चीज के साथ में एसोसिएटेड होता है पल्मोनरी एडिमा। एक मरीज है जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, फॉलोइंग मेडिकल प्रॉब्लम, द नर्स वुड एक्सपेक्ट पल्मोनरी एडिमा टू बी एसोसिएटेड विद मिट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कैल्सिफिकेशन एंड इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। 4 तरीके के ऑप्शन लिखे हुए। पल्मोनरी एडिमा एसोसिएटेड विद मेडिकल प्रॉब्लम, कौन सी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। पल्मोनरी एडिमा ज्यादातर तब होता है, देखिएगा समझिएगा कंसेप्ट, ये आपका हार्ट है और मिट्रल वॉल होता है यहाँ पे, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो जो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में वो आता है लंग्स से, है ना। पल्मोनरी वैन जो है वो ब्लड लेके आती है और कहाँ डालती है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर गया, वहां से मिट्रल वॉल से खाली होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से खाली होता है एओर्टा के अंदर। अब अगर मिट्रल वॉल जो है उसकी स्टेनोसिस हो गई है, स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरो हो गया मिट्रल वॉल, क्या हो गया, नैरो। जब मिट्रल वॉल नैरो हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में खाली नहीं होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भरा हुआ रहेगा। तो लेफ्ट एट्रियम भरा हुआ रहेगा तो पल्मोनरी वैन खाली नहीं होगी लेफ्ट एट्रियम में, तो पल्मोनरी वैन भरी रहेगी तो कहां पे प्रेशर लगेगा, लंग्स के ऊपर, और लंग्स का एडिमा पल्मोनरी एडिमा के नाम से हम जानते हैं। समझ लो बात को। तो मिट्रल स्टेनोसिस विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा। मिट्रल स्टेनोसिस जो है उसकी वजह से हो रहा है पल्मोनरी एडिमा। करेक्ट आंसर रहेगा ए, मिट्रल स्टेनोसिस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मिट्रल स्टेनोसिस विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा। बहुत ही बढ़िया, ए इज द करेक्ट वन। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे याद रखिएगा। और कंसेप्ट एक ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस कंसी कंसेप्ट पे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ए क्लाइंट इन द आउटपेशेंट क्लिनिक टेल द नर्स दैट ही हैज लेग पेन that begin when we walk but relieve when he stop walking। जब चलता है तब दर्द होता है, रुक जाता तो नहीं होता, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन। The nurse would assess the client for which of the following condition, क्या कंडीशन मरीज में हो सकती है। मतलब जब मरीज चलता है तो दर्द होता है और रिलीव आ जाता है जब वो रुक जाता है, ये कंडीशन कहलाती है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। ये कंडीशन कहलाती है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, ये कंडीशन है। अब इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन बर्गर डिजीज में देखने को मिलती है और उसमें वेजोस्पाज्म होता है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है, ये हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एन एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन इन वेसल ऑफ द लेग, ये जब होता है उसको डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ये कंडीशन ये नहीं है। पेरिफेरल वेस्कुलर प्रॉब्लम इन बोथ लेग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेरिफेरल वेस्कुलर प्रॉब्लम हो गई है, उसके अंदर थ्रोम्बस बन रहे हैं, बार बार रुकावट कहीं हो रही है, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा है लेग के अंदर। डायबिटीज ये है नहीं, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसको बोलते नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बी,
पेरिफेरल वेस्कुलर प्रॉब्लम इन बोथ लेग, दोनों लेग के अंदर पेरिफेरल वेसल के अंदर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वहां पे रुकावट पैदा हो रही है और उसकी वजह से उसको इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन हो रहा है, चलते समय उसको पेन का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस कंटेंट को हैंडल किया है, बहुत ही अच्छे। मैं आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? हाइपोकैलिमिया, एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियक डिसएरिथमियाज, कार्डियक एनलार्जमेंट। एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमेशा रहता है इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट, दिस इज नोन एज कार्डियक डिसएरिथमियाज। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कार्डियक डिसएरिथमियाज इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। व्हाट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इन द मायोकार्डियम, दैट इज द मसल ऑफ द हार्ट। और क्यों हो जाती है ब्लड सप्लाई डिक्रीज? ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने से एमआई होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, दैट इज कार्डियक डिसएरिथमियाज। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने इस बात को बिल्कुल सही तरीके से लिया है, बहुत अच्छे। मैं आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक। अगर कोई मरीज जो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर है ना, मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट आपको पूछा है कार्डियोजेनिक शॉक का, हार्ट से रिलेटेड जो शॉक रहता है उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। उसके अंदर सबसे इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट क्या रहेगा? एट्रियल ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, कार्डियक इंडेक्स। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कार्डियक शॉक का मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट क्या रहेगा? जवाब लिखिएगा और बिल्कुल सही कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, एट्रियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चेक करना, आर्टेरियल लाइन लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं? आर्टेरियल लाइन। और आर्टेरियल लाइन लगा के आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं आईसीयू सेटअप के अंदर। आर्टेरियल लाइन क्रिएट की जाती है और लगातार बीपी की मॉनिटरिंग करती है, इसको इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग कहते हैं। इन्वेजिव ब्लड प्रेशर को इन्वेजिव तरीके से मॉनिटर करने का तरीका होता है आर्टेरियल लाइन, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। और ये किसको मेजर करता है? कार्डियोजेनिक शॉक को। किसको मेजर करेगा? कार्डियोजेनिक शॉक को। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट मेजर्स कार्डियोजेनिक शॉक। आर्टेरियल लाइन, इन्वेजिव प्रोसीजर, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। अगर बात समझ में आई तो बोले यस। मैं लेके चलता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन चीजें यहाँ पे हम लेके आए हैं वन बाय वन, और इन चीजों को लिए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारी चीजें करना है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ और कंटेंट सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आए हैं हम, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि क्लाइंट है वो चाहता है टू नो व्हाट द कोरोनरी आर्टरी हैव टू डू विद एंजाइनल पेन। जब किसी मरीज को एंजाइनल पेन होता है तो उसमें कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? व्हेन आंसर द क्लाइंट, द नर्स शुड टेक इनटू कंसिडरेशन दैट द कोरोनरी आर्टरी। जब मरीज का जवाब दे रही है तो नर्स ने ये चीज इंक्लूड किया, ये कंसिडर्ड किया कि कोरोनरी आर्टरी करती है, क्या करती है? सप्लाई ब्लड टू द एंडोकार्डियम, कैरी ब्लड फ्रॉम द एओर्टा टू द मायोकार्डियम, कैरी रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड टू द लंग्स, और कैरी हाई ऑक्सीजनेटेड कंटेंट ब्लड फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड द हार्ट। चार ऑप्शन लिखे हुए। पहला है सप्लाई ब्लड टू द एंडोकार्डियम, तो ये एंडोकार्डियम को सप्लाई नहीं करती है, ये करती है मायोकार्डियम को, तो ये तो गलत हो गया। कैरी ब्लड फ्रॉम द एओर्टा टू मायोकार्डियम, यस ये कोरोनरी आर्टरी है, मैक्सिमम लोगों ने सही से हैंडल किया है, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, बी करेक्ट आंसर है। और कैरी रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड टू द लंग्स, ये पल्मोनरी आर्टरी करती है। कौन करती है? पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके जाती है। और कैरी हाई ऑक्सीजनेटेड कंटेंट ब्लड टू द लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट, ये करती है पल्मोनरी वेन। ये कौन करती है? पल्मोनरी वेन। तो एक हो गई पल्मोनरी आर्टरी, एक हो गई पल्मोनरी वेन, ये तो गया सी और डी, तो ये तो खोटे हो गए, ए खोटा हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। और ये क्या कर रहा है? एओर्टा से मायोकार्डियम में ब्लड ले जाने का काम कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी एओर्टा से ब्लड को मायोकार्डियम में लेके जाती है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है, तो करना क्या है? नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और उसको सेटिंग में जाके रेटिंग देनी और इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख देना, एक बेहतरीन कंटेंट जिसका फायदा उठा के आप अपना बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें,
कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया कंसेप्चुअल पढ़ सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।